तो हेलो बच्चों, हम लोग एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के वीडियो लेके आ गए हैं। लास्ट वीडियो मैंने बहुत मेहनत से बनाया था ग्राफ्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ग्राफ्स के ऊपर, एंड आई वाज होपिंग कि काफ़ी लोग इसको देखेंगे, काफ़ी पसंद करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। मुझे लग रहा है कि मेरा जो ग्राफ वाला जो वीडियो है वो एक फेलियर रहा और लोगों को इतना पसंद नहीं, शायद डिफ़िकल्ट लगा हो या फिर शायद यूज़फुल ना लगा हो। तो मैं कोशिश करता रहूँगा ऐसे वीडियोस बनाने का, बट आप लोगों को जो भी मतलब अगर अच्छा नहीं लगा, आप लोगों ने नहीं देखा, ज़्यादा टाइम तक नहीं देखा, तो क्यों नहीं देखा आप प्लीज़ मुझे बताइएगा वीडियोस में, कमेंट्स में। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो हम लोगों ने इससे पहले किया हुआ है उसका एक छोटा सा पोर्शन मिस हो गया था, वो आज कंप्लीट करेंगे और आज देखेंगे गॉस लॉ के ऊपर। गॉस लॉ क्या होता है, ठीक है, और काफ़ी डिटेल में जानेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वो छोटा सा पार्ट जो हमने मिस कर दिया था वो एक बार देख लेते हैं। ओके, अब देखिए क्या है कि अगर ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, अगर ये एक 3 डायमेंशनल स्पेस है, लेट्स से दिस इज एक्स, this is y and this is z, ठीक है। अब अगर मैं कहूं कि इस स्पेस में कोई एक कोऑर्डिनेट है, ये है a, ये कोऑर्डिनेट है b और ये कोई कोऑर्डिनेट है c, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, मैं अभी एब्सोल्यूट वैल्यू पे बात करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू पे जो पोटेंशियल है, दैट पोटेंशियल इज लेट्स से 5 वोल्ट, ठीक है, मान लिया 5 वोल्ट है। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? ठीक है, सवाल ये है, इतना छोटा सा ही सवाल है। तो द आंसर इज नहीं, हम नहीं बता सकते, इतना आसानी से नहीं बता सकते। बट इसमें अगर मैं छोटा सा ट्विक कर दूं तो शायद आप बता दोगे। कैसे? अगर मैं ये बोल दूं कि अगर मैं along the x छोटा सा डिस्टेंस, मतलब दिस डिस्टेंस इज लेट्स से dx, हल्का सा जो डिस्टेंस है यहां से यहां मूव किया, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है दिस इज 10⁻³ मीटर अगर मूव किया, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया v डैश मान लेते हैं, ठीक है, v डैश अलॉन्ग x मान लेते हैं, इस 5.001 वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं y एक्सिस के अलॉन्ग सेम उतना ही डिस्टेंस गया dy, ठीक है, विच इज अगेन 10⁻³ मीटर, और ये मैं आपको वैल्यूज बता रहा हूं, तो v डैश अलॉन्ग y डायरेक्शन इज लेट्स से 5.002 वोल्ट, और अगर मैं z के डायरेक्शन में मूव करता हूं, ठीक है, तो ये डिस्टेंस है dz, और अगर मैंने सपोज करो इस बार कुछ और डिस्टेंस लेते हैं 10⁻² मीटर, तो यहां पे जो v डैश अलॉन्ग z आया, मान लेते हैं दैट इज 5.01 और 5.01001 इतना वोल्ट। तो अब आप मुझे बता सकते हो कि अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो मेरा आंसर है यस। अब मैं बता सकता हूं कैसे, देखो मैंने आप लोगों को बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू -dV/dx। तो अगर चेंज इन पोटेंशियल अलोंग चेंज इन स्पेस आ जाए, टेक्निकली दिस शुड बी dV/dl होना चाहिए, और इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस शुड बी -dV/dx, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस शुड बी -dV/dy, and electric field along z axis should be -dV/dz। अगर मैं इस तरीके से इसको ब्रेक करूं तो आपको पता चल जाएगा x एक्सिस के along the potential difference is
5.001 minus 5, that is 0.001 divided by, ये डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज 10⁻³ मीटर्स और विथ ए माइनस साइन, और ये जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम इसको लिखेंगे न्यूटन पर कूलम। ये 10⁻³ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो हम कह सकते हैं कि ओके दिस इज 1 न्यूटन पर कूलम। दूसरे का हो जाएगा -2 न्यूटन पर कूलम, और तीसरे वाले का हो जाएगा ऊपर जाकर के -0.1 न्यूटन पर कूलम। कैसे, मतलब अगर मैं आप इसका वर्किंग देखना चाहते हैं तो बस इतना ही लिखना होगा, 0.001 डिवाइडेड बाय 10⁻³ विथ अ माइनस साइन। दूसरे वाले का हो जाएगा -0.002 डिवाइडेड बाय 10⁻³ और तीसरे वाले का हो जाएगा -0.001 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻²। अगर आप इस तरीके सॉल्व करते हैं तो आपको Ex, Ey, Ez तीनों मिल जाएगा, और आपको Ex, Ey, Ez मिल गया तो रूट अंडर Ex² प्लस Ey² प्लस Ez² इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मॉड्यूलस। बस आपको इतना ही करना है, इसी पे आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालेगा, फिर डायरेक्शन निकालना, वो सब कुछ हम अलग से देख सकते हैं, बट आपको पता चल गया, ठीक है। अब इनफैक्ट आपको वेक्टर फॉर्म भी पता चल जाएगा, Ex i कैप, Ex Ey j कैप एंड Ez k कैप। तो आपको वेक्टर मैथमेटिक्स में इसको डालना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वेरिएबल के फॉर्म में क्या होगा। मेरे पास इस पॉइंट पे किसी ने बोला कि जो पोटेंशियल है वो एज ए फंक्शन ऑफ x y z कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एज ए फंक्शन ऑफ x y z। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, दिस पोटेंशियल फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x y z इज गिवन एज xy प्लस z²। अगर इस तरह से दिया हुआ है xy प्लस z², और थोड़ा सा उसको चेंज करते हैं 2xy प्लस z² कर लेते हैं, तो बताना है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा, और आप ऐसा समझो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको क्या करना होता है, आपको इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना होता है। मतलब पहले हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो बाकी सारे वेरिएबल्स को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। कांस्टेंट जैसे x² का डिफरेंशियल 2x होगा, और 5x² का डिफरेंशियल 5 × 2x होगा। तो 5 जिस तरह से कांस्टेंट रह जाता है, वैसे ही y को और z को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो इसको ना इस तरह से लिखा जाता है, माइनस ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। ये जो डेल्टा है, ये इस डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव। मतलब जब आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y और z ये दोनों के दोनों कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। i कैप माइनस dv बाई dy j कैप माइनस डेल्टा v बाई डेल्टा z k कैप। बस इतना ही सिंपल है, ठीक है। अब देखो इस फंक्शन को नहीं करते, हम सबसे पहले ना ऐसे लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विथ रेस्पेक्ट टू x। नाउ पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x ऑफ 2xy प्लस z²। ओके, तो देखो 2 इज ए कांस्टेंट टर्म, y इज ए कांस्टेंट टर्म, ठीक है, क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। तो 2 और y अगर दोनों कांस्टेंट है तो डिफरेंशियल किसका होगा, x का। x का डिफरेंशियल 1, तो ये बन जाएगा 2y विच इज कांस्टेंट, जो बाहर आएगा, इंटू 1 प्लस z² इज ए कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, तो
तो ये हो गया 0। तो आपके पास dv बाई dx आया विथ माइनस साइन अगर रख लोगे तो -2y। ठीक है। सिमिलरली अगर हम ey निकालते हैं दैट इज माइनस ऑफ dv बाई dy, माइनस ऑफ dv बाई dy मतलब 2x विल बी माई कांस्टेंट एंड y का डिफरेंशियल 1, तो हम लिखेंगे -2x और z स्क्वायर का डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू y, z इज अ कांस्टेंट टर्म, तो 0 प्लस 0 मतलब 0 हटा दो। देन कम्स ez which is minus dv by dz which is देखो 2xy z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है तो तीनों के तीनों कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशियल पूरी तरह से 0 और z स्क्वायर का डिफरेंशियल 2z तो -2z। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फंक्शन बनेगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन कैन बी रिटन एज ओके -2y i कैप -2x j कैप -2z k कैप। दैट्स इट, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन है। तो आपसे वो क्या करेगा, एक फंक्शन देगा पोटेंशियल का, एक लॉन्ग क्वेश्चन है, एक पोटेंशियल फंक्शन दिया, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल e टू द पावर xyz और e टू द पावर xy प्लस z स्क्वायर। मैं अभी एक दो क्वेश्चन और दिखाता हूं। तो अगर उसने वो फंक्शन दिया और बोला कि बताओ 1,1,2 पे पोटेंशियल कितना होगा और उस पॉइंट पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो ये एक क्वेश्चन बना दिया और इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम लोग सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ठीक है, सो लेट्स से आपको पोटेंशियल फंक्शन दिया गया है फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से x स्क्वायर y प्लस e टू दी पावर zx। मैंने काफी कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन दे दिया e टू दी पावर zx। तो बताओ व्हाट इज माय पोटेंशियल एट 1,0,1। मैंने कुछ ये बताया, ठीक है। पोटेंशियल यहां पे कितना होगा, तो बहुत आसान है, पोटेंशियल फंक्शन दिया हुआ है तो पोटेंशियल के लिए x का वैल्यू 1 इंटू 0 0, तो ऐसे लिखेंगे 1 स्क्वायर इंटू 0 प्लस e टू द पावर z विच इज 1 इंटू 0, सॉरी 1 इंटू 1, माई बैड 1 इंटू 1। तो दिस इज माई पोटेंशियल। तो ये कितना हो गया 0 0 प्लस e इज e विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.718 वोल्ट। ये आया मेरा पोटेंशियल उस पॉइंट का। बट क्वेश्चन तो यहां पे ट्रिकी नहीं होता, ट्रिकी होता है कि इस पोटेंशियल फंक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ठीक है, वो मेहनत का काम है। तो लेट्स सी कैसे होता है, आपको पता चल चुका है अब तक। तो e टू x मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय -dv बाय dx। अब देखो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y इज ए कांस्टेंट टर्म, x स्क्वायर का डिफरेंशियल होगा 2x, तो y इंटू 2x प्लस, समझो e टू द पावर x का डिफरेंशियल इज e टू द पावर x, बट e टू द पावर 2x का डिफरेंशियल क्या होगा, e टू द पावर 2x का डिफरेंशियल होगा e रेज़ टू द पावर 2x इंटू फिर 2x का डिफरेंशियल, e टू द पावर 2x इंटू 2x का डिफरेंशियल विच इज 2, तो 2e रेज़ टू द पावर 2x, ये आपका डिफरेंशियल होगा e टू द पावर 2x का। तो सिमिलरली x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सबसे पहले लिखेंगे e टू द पावर समथिंग का डिफरेंशियल e टू द पावर समथिंग, तो e टू द पावर zx का डिफरेंशियल e टू द पावर zx, और फिर zx का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में विल बी z, तो z e रेज़ टू द पावर zx। ये हो गया x
इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑफ एक्स, सॉरी एक्स कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विथ माइनस साइन। ऑफ कोर्स अगर मैं माइनस साइन भूल जाऊं तो प्लीज क्षमा कर देना, ठीक है। ही y इज इक्वल्स टू माइनस dv बाई dy इज गिवन बाय माइनस, फिर से अब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर विल बी कांस्टेंट, और अगर एक्स स्क्वायर कांस्टेंट है y का डिफरेंशियल विल बी 1, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहां पे y वैल्यू है ही नहीं, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। और उसके बाद किसी ने पूछा z के रेस्पेक्ट में, z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डिफरेंशिएट करो z के रेस्पेक्ट में, माइनस 0 क्योंकि कोई z कंपोनेंट नहीं है, प्लस e टू द पावर zx का डिफरेंशियल, फिर से जैसे यहां पे x के रेस्पेक्ट में हुआ था तो पहले e टू द पावर समथिंग का डिफरेंशियल e टू द पावर समथिंग, और z के रेस्पेक्ट में फिर zx को डिफरेंशिएट करेंगे तो z का 1 और x, zx का डिफरेंशियल में x कांस्टेंट टर्म है, z का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा dz बाई dz, तो बचेगा सिर्फ x। तो इसका मतलब है माई इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय माइनस 2xy, ठीक है, और माइनस ना ग्रैंड कॉमन ही ले लेते हैं, हाँ ग्रैंड कॉमन ले लेते हैं, माइनस 2xy प्लस z e टू द पावर zx i कैप प्लस एक्स स्क्वायर j कैप प्लस x e टू द पावर zx k कैप। ये है मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का फंक्शन, इतना ही सिंपल होता है। तो ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको पता चल जाता है कि क्या होता है। और ये सारे के सारे रूल्स आप ग्रेविटेशन में भी यूज कर सकते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। ओके, सो नाउ अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। तो किसी ने पूछा व्हाट इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1,0,1, वाओ, ठीक है। तो देखो y का वैल्यू 0, तो ये हो गया 0 प्लस z1 e टू दी पावर z इंटू z1, तो ये हो गया e टू दी e i कैप, ठीक है। x स्क्वायर इज 1 j कैप प्लस x इज 1 e टू दी पावर zx, तो e टू दी पावर zx इज 1, तो दैट इज e k कैप, पूरे ब्रैकेट के साथ माइनस साइन। So this is my electric field at 1,0,1 for this potential function। तो इस तरीके से अगर आपको किसी भी स्पेस का पोटेंशियल फंक्शन पता है तो उस पोटेंशियल फंक्शन से आप बहुत इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन से किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है। होप ये आपको अच्छा लगा है, पसंद आया, अच्छा लगा, कुछ नया सीखा तो प्लीज लाइक कीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से वापस पोटेंशियल फंक्शन तक कैसे ले जाते हैं। अब ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल तक जाना थोड़ा ट्रिकी होता है बिकॉज वहां पे इंटीग्रेट करना होता है और कुछ इंटीग्रल के केसेस ऐसा होता है जहां पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस का कंसेप्ट आ जाता है। तो सारी हर तरह के आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालने को नहीं दिया जाएगा, कुछ एक दो मैं आपको वो बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अभी पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल की तरफ कैसे जा सकते हैं। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जी। सो फॉर एग्जांपल, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज गिवन एज एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई j cap plus let's say cos z k cap। मैं बस ऐसी एक फंक्शन लिख दिया। गौर करने वाली बात यह है कि मैंने i कंपोनेंट में सिर्फ x का ही वेरिएबल रखा है, j कंपोनेंट में y का वेरिएबल रखा है और k कंपोनेंट के साथ सिर्फ z का वेरिएबल रखा है। अगर ये
इस कॉम्बिनेशन में है कि i के साथ सिर्फ x वेरिएबल हो, y के साथ j के साथ y वेरिएबल हो और k के साथ z वेरिएबल हो, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली पोटेंशियल फंक्शन निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखिए Ex इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv बाई dx होता है, तो यू कैन से dv इज इक्वल्स टू माइनस Ex, और यहां पे आप इसको मतलब dv इक्वल्स टू Ex dx लिख दीजिए, ठीक है। सिमिलरली dv इक्वल्स टू माइनस Ey, मतलब पोटेंशियल अभी आप समझ लें कि ये भी पार्शियल में ही है, पार्शियल ही है, ठीक है। माइनस Ey dy और dv इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Ez dz है। जब तीनों को ऐड करेंगे तो पार्शियल 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 मिला के टोटल dv बनेगा, एंड दिस बिकम्स माइनस ऑफ, ब्रैकेट में रख लेते हैं, Ex dx माइनस ऑफ प्लस Ey dy प्लस Ez dz, इस तरह से होगा। और टोटल पोटेंशियल निकालने के लिए आपको बस इसको इंटीग्रेट करना होगा, माइनस के साथ कॉमन Ex dx प्लस Ey dy प्लस इंटीग्रल ऑफ Ez dz, और करने के बाद आपको एक कांस्टेंट वैल्यू रखना पड़ेगा, तो कांस्टेंट आप रख दीजिएगा जो कि इंटीग्रल कांस्टेंट है, इस तरीके से। अब Ex, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस y का क्या होगा? वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉस z का इंटीग्रल साइन z प्लस सम इंटीग्रल कांस्टेंट c becomes your potential with this bracket। तो ये आपका पोटेंशियल फंक्शन निकल गया, और कितना आसान था, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। देखिए प्रॉब्लम कहां पे होगी मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा आपके पास एक पोटेंशियल, मैं आपको इसकी प्रॉब्लम बताता हूं, ठीक है। मतलब अगर आप इस तरीके से नहीं कहते पार्शियल इंटीग्रल नहीं होता, पार्शियल इंटीग्रल आप कर नहीं सकते, ठीक है। क्यों, आप वो देखिए। तो v इक्वल्स टू कोई एक फंक्शन है एक्स वाई, 2 डायमेंशनल है, z एक्सिस पे हम जा ही नहीं रहे, पोटेंशियल इक्वल्स टू एक्स वाई। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर विल बी एक्स वाई का डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, माइनस साइन पहले लगा देते हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा वाई आई कैप माइनस, अब y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x j कैप। देखो एक्स वाई का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में करने पे आएगा y, क्योंकि वही कांस्टेंट है dx बाई dx इक्वल्स टू 1, तो आया माइनस y आई कैप, और फिर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा x j कैप। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मतलब है अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन माइनस ऑफ y आई कैप प्लस एक्स जे कैप होता है, तो मेरा पोटेंशियल फंक्शन वापस यहां पे आना चाहिए। देखो प्रॉब्लम देखो, अब इस इक्वेशन पे आते हैं, इस वाले इक्वेशन पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। माय पोटेंशियल फंक्शन इज गिवन बाय माइनस ऑफ, ये माइनस खत्म कर दो दोनों को, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस इंटीग्रल ऑफ Ex dx और विथ यहां पे एक और प्लस इंटीग्रल ऑफ Ey dy, ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज, ये माइनस चला गया खत्म। Ex का इंटीग्रल मतलब y dx का इंटीग्रल प्लस x dy का इंटीग्रल। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे ये सोच सकते हैं सर पार्शियली तो है, y को कांस्टेंट की तरह बाहर रख दो और dx का इंटीग्रल कर दो, तो y आ गया कांस्टेंट की तरह बाहर, dx का इंटीग्रल x तो yx, और इस केस में x को कर दो बाहर और dy का इंटीग्रल y तो आ गया xy, तो ये yx मतलब xy और ये yx मतलब xy, आ गया फाइनल 2xy।
पोटेंशियल आ गया 2xy, यहां पे है xy, तो गलती तो हो गई, ऐसा तो हो नहीं सकता था। तो प्रॉब्लम क्या वो मैं बताता हूं। देखो प्रॉब्लम ये है कि जब हम ऐसे इंटीग्रेट करते हैं जहां पे एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो इंटीग्रल ऑफ y dx प्लस x dy ऐसे लिखा जाता है। एंड ये देखो d ऑफ xy प्रोडक्ट फंक्शन है ना डिफरेंशियल का, तो फर्स्ट फंक्शन differential of second, so this can be written as first function differential of second plus second function differential of the first। तो इसका मतलब है d of xy is y dx plus x dy, so that means this operator will change to d of xy। d of xy is technically xy। अब प्लस कांस्टेंट विच इज जीरो इन दिस केस, यहां पे c का वैल्यू कांस्टेंट का वैल्यू जीरो है, तो अब उसको जीरो कर दो, बट आपका जो फंक्शन आया पोटेंशियल फंक्शन वो फिर से वही सेम आया। तो इस वजह से ऐसे कुछ कुछ ट्रिक्स और लगती हैं जिसकी वजह से आप हमेशा हर एक फंक्शन के लिए आप निकाल नहीं सकते, बिकॉज ये सारे जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है ये आपको अभी नहीं पता होगा और इस लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। बट फिर भी एक और सवाल देख लो आप, अगर किसी ने आपसे कहा इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन इज गिवन बाय -1 अपॉन y i कैप माइनस x अपॉन y स्क्वायर j कैप, ये एक दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन का ही कंसेप्ट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर ये सिचुएशन है, सॉरी यहां पे होगा प्लस, ठीक है, तब क्या सिचुएशन होगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि योर पोटेंशियल फंक्शन इज गिवन बाय, देखो माइनस ले लिया कॉमन, ठीक है, और उसकी वजह से एक और माइनस है, तो पहले माइनस ले लेते कॉमन और उसके साथ एक और माइनस लगा ही देते, खत्म हो जाएगा वो 1 अपॉन वाई डी एक्स प्लस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई। और अगर आप यहां पे इंटीग्रल करोगे तो नहीं होगा, तो आप ओवरऑल इंटीग्रल इस तरह से ही रख लो, ओवरऑल इंटीग्रल रख लो, क्योंकि आपको यहां पे क्योंकि फंक्शन जैसे ही आई के फंक्शन में y है और j के में x है, तो आपको कुछ ना कुछ कंसेप्ट और लगाना पड़ेगा। तो ये तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इंटीग्रल ऑफ, देखो इसको लिखेंगे y स्क्वायर, सॉरी y अपॉन वाई स्क्वायर dx विथ माइनस, यहां पे था तो यहां पे आ गया माइनस 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 x dy अपॉन वाई स्क्वायर, तो दैट बिकम्स y dx माइनस x dy अपॉन वाई स्क्वायर। ये है देखो d ऑफ x अपॉन y का फॉर्म, d ऑफ x अपॉन y डिनोमिनेटर डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये वही फॉर्म है, देख लो। तो इसका मतलब है दिस कैन बी रिटन एज d ऑफ x अपॉन y, और जैसे ही आपने d ऑफ x अपॉन y लिखा तो माय पोटेंशियल फंक्शन इमीडिएटली बिकम्स x अपॉन y प्लस c एंड यू आर डन। तो इस तरह से आपका पोटेंशियल फंक्शन इस इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन दिया हो, पहले आप आइडेंटिफाई करो क्या I के साथ ओनली x है, J के साथ ओनली y है और K के साथ ओनली z है। अगर है तो नॉर्मली आप इस मेथड से निकाल लो, इंडिविजुअली हर एक को इंटीग्रेट करके। बट जहां पे ऐसा सिचुएशन नहीं है, मतलब I के साथ y या z फंक्शन फंस गया, या J के साथ x और z फंक्शन फंस गया, K के साथ x एंड y फंक्शन फंस गया, दोनों में से कोई भी एक, तो आपको फिर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ जाना पड़ता है, उसी से सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज आप नहीं सॉल्व कर सकते बाय पार्शियल इंटीग्रल और एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो ये है मेरा पोटेंशियल फंक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन निकालने का और इलेक्ट्रिक फील्ड फंक्शन से पोटेंशियल फंक्शन निकालने का।
जेई एडवांस में ऐसे काफी क्वेश्चंस देखे जा चुके हैं, जेई मेंस और नीट में तो नहीं आता है, तो आप नीट में इसका टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, मेरा सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, गॉस लॉ। बट गॉस लॉ का जो प्रिल्यूड है, जो पहले है, उससे पहले जो समझना होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ज्यादा फ्लक्स इन जनरल ये टर्म क्यों यूज होता है वो हम समझते हैं, ठीक है। फ्लक्स कहते किसको है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फ्लक्स ये एक टर्म काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने फ्लूइड मैकेनिक्स में वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स पढ़ा होगा, तो फ्लक्स वहां पे भी एक यूज हुआ था। फिर बदकिस्मती है आप लोगों की, आप लोगों ने कभी फोटोमेट्री जिसमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी ल्यूमिनस फ्लक्स नहीं पढ़ा है, जो हमारे टाइम पे कोर्स में हुआ करता था, ठीक है। तो वहां पे भी एक ल्यूमिनस फ्लक्स हुआ करता था। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड के केस में मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फ्लक्स। तो ऐसे जितनी भी फोर्स फील्ड होती है तो उसके साथ एक फ्लक्स का टर्म यूज होता है। तो फ्लक्स का अगर मैं हिंदी में अनुवाद करूं तो वो होगा धार, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की धार जो बहती है, ठीक है। एक चार्ज है, चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो वो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालता है, ठीक है। तो देखो समझो, मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। इस तरह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली, ठीक। सबसे पहले ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसके कुछ प्रॉपर्टीज मैं लिख देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, दे नेवर इंटरसेक्ट। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ऐसे डायग्राम में जो दिखाया जा रहा है, इसका जो एरो है और इसका जो लाइन है ये एक फोर्स फील्ड का, फोर्स का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर दो लाइंस इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे तो इस पॉइंट पे कोई दूसरा चार्ज रखा जाएगा तो उस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ कि इधर की तरफ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से ये दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। पहला, सो दे नेवर इंटरसेक्ट। सेकेंड, टेक्निकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस travels from higher potential to lower potential। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए, ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से बाहर जा रही है, ठीक है। तो आप बताइए, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में से कूलम्ब्स की फोर्स को याद कीजिए, कूलम्ब्स के लॉ। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा थी और मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालूं तो KQ/R, तो ये R कम है, ये R ज्यादा है, तो यहां का पोटेंशियल हाई होगा और यहां का पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है ना, और डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर ये डिस्टेंस कम है जिसकी वजह से पोटेंशियल ज्यादा है और इस पॉइंट का पोटेंशियल कम है, तो देखिए फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रैवल्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर आप समझिए यहां पे आपके पास एक प्लस चार्ज है और यहां पे आपके पास माइनस चार्ज है, तो सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल कहां पे होगा? सबसे हाईएस्ट पोटेंशियल इस प्लस क्यू चार्ज पे होगा। क्यों? याद है ना ग्राफ, ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था हमने और हमने बोला कि भैया ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है।
बीच में रखेंगे तो पोटेंशियल विल बी जीरो, क्योंकि के क्यू बाई प्लस आर, के क्यू बाई माइनस, मतलब माइनस के क्यू बाई आर, तो यहां का पोटेंशियल हो गया जीरो, और यहां का पोटेंशियल हो गया प्लस इंफिनिटी, और यहां का पोटेंशियल हो गया माइनस इंफिनिटी। तो भैया इसके पास तो सबसे माइनस इनफाइनाइट पोटेंशियल है, और इसके पास तो प्लस इनफाइनाइट पोटेंशियल है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस, तो इस प्लस से होता हुआ इस माइनस के तरफ मूव करेगा। तो रूल नंबर 2, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रैवल्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब सपोज करो एक चार्ज नहीं है, तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा, बिकॉज इनफाइनाइट को माना जाता है जीरो पोटेंशियल मोस्टली, ठीक है। तो ये हमेशा समझ लिए जो चार्ज के पास होगा वहां से, या अगर कोई नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है तो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा, अगर वो नहीं जाएगा तो वो अगर वो नहीं प्रेजेंट है तो इनफाइनाइट की तरफ जाएगा। दिस इज माय सेकंड। थर्ड क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज perpendicular to the surface। वो सरफेस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। तो देखिए क्या है कि अगर ये एक चार्ज्ड बॉडी है और इसके सरफेस पे ऐसे चार्ज को स्प्रे कर दिया गया है, ऐसा कुछ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस पॉइंट पे है इससे हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ऐसे जहां से निकल रहा है वो हमेशा परपेंडिकुलर लाइंस निकलेंगी। समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आगे जाकर के वो जैसे भी बेंड हो, बट जब वो सरफेस से निकलेगा तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अब यहां पे बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि सर क्या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखा है? आपको कैसे पता कि ये सरफेस के साथ हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं? क्या जस्टिफिकेशन क्या है? आप कैसे कह सकते हैं कि ये सरफेस के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर निकलता है? ठीक है, तो देखो ऐसा होता है कि अगर सपोज करो ये सरफेस है और लेट्स से एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले लेते हैं ऐसे, और मैंने कहा कि ओके ये है इसका परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर नहीं, कुछ एंगल पे निकल रहा है, मान लेते हैं कुछ एंगल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली। तो इसका मतलब है जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, उसका एक रेडियल कंपोनेंट होगा ई रेडियल, और उसका एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा ई टेंजेंशियल, जो इस सरफेस के ऊपर। अब अगर जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो क्या करेगा? अपने जस्ट नेबरिंग चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, और जैसी फोर्स लगाएगा सरफेस पे चार्ज ट्रैवल करने लगेगा, सरफेस पे चार्ज ट्रैवल करने लगेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर सरफेस पे चार्ज ट्रैवल करने लग गया तो इसका मतलब सरफेस पे अपने आप करंट दौड़ने लगेगा। तो भैया अगर सरफेस पे करंट दौड़ने लग गया तो एनर्जी आ गई, मतलब बिना कुछ किए वहां पे एनर्जी आ गई। तो ऐसे एनर्जी जनरेशन पॉसिबल नहीं है ना कि अपने आप एनर्जी कहीं से प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए सिंपल सिस्टम में परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही निकलती है। जब वो मर्ज होगा नेगेटिव चार्ज सरफेस पे तो हमेशा परपेंडिकुलर ही मर्ज करेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो किसी सर्टेन एंगल पे एंटर करेगा, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ये थर्ड पॉइंट। एंड द फोर्थ पॉइंट इज द एंगुलर सेपरेशन is constant. Angular separation is constant. अगर आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं कि लेट्स सपोज करो आपके पास एक चार्ज है कुछ इस तरीके से, ये चार्ज है, इस चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। तो ऐसे कितने लाइंस निकलती है? ऐसे कितने लाइंस? सबसे पहले हम लोग कहते हैं दिस आर इमेजिनरी फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस
इलेक्ट्रिक फील्ड इज इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्सेस। इमेजिनरी हमारे लिए है बिकॉज हम शायद फिजिक्स के उस डेप्थ तक नहीं जा पाए हैं जहां पे हमें वो एज ए पार्टिकल या कोई भी एंटिटी की तरह से दिखे, इसलिए अभी तक तो ये हमारे लिए इमेजिनरी लाइंस ऑफ फोर्सेस है, ठीक है। बट चलो सवाल टॉपिक पे आते हैं, ऐसे कितनी लाइंस निकलती हैं? तो काफी लोगों का कहना है कि सर ये तो इनफाइनाइट निकलती है, बट ये कंप्लीटली गलत है, कंप्लीटली गलत है। अगर ये वैक्यूम मीडियम में रखा गया, हम लोग मान के चलते हैं लेट्स से ये वैक्यूम मीडियम में रखा गया है, तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस जो निकलेगा वो इस चार्ज की वैल्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, मतलब मीडियम का परमिटिविटी, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी निकल रही है? दिस चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट एंड द नंबर ऑफ लाइन इज डिनोटेड बाय phi व्हिच इज कॉल्ड फ्लक्स। इसी को हम फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। तो मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लाइट के केस में नंबर ऑफ लाइट बीम्स, ठीक है। ग्रेविटेशन के केस में नंबर ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, वाटर के केस में मतलब नंबर ऑफ वाटर जेट्स, मतलब वो कितनी स्ट्रिंग्स निकल रही है वाटर की। तो फ्लक्स वही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो फ्लक्स का जो डेफिनेशन है दैट इज नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। देखिए प्लीज गलती से भी अपने लाइफ में कभी ये मत कहना किसी भी चार्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस निकलती है। द नंबर ऑफ लाइंस दैट कम आउट ऑफ ए चार्ज इज q बाय एप्सिलॉन नॉट, q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे सब दूर होते जाते हो ना, जैसे जैसे दूर होते जाते हो वैसे वैसे इनके बीच का स्पेस बढ़ता जाता है, इनके बीच का स्पेस गैप हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी घटती जाती है, जो फ्लक्स डेंसिटी है वो घटती जाती है। जैसे जैसे मेरी फ्लक्स डेंसिटी घटती है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी घट जाती है। तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ेंगे वैसे वैसे इनके बीच का सेपरेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगी। तो टेक्निकली कूलम का जो डेफिनेशन था, प्लीज ध्यान से समझना, कूलम का डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज था। ये डेफिनेशन कूलम ने दिया। गॉस ने क्या कहा? गॉस ने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया, और आप ऐसा मिले कि डी फाई बाय डी एरिया, दिस इज एरिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब अगर मेरे पास ऐसा कोई फील्ड लाइंस निकल रही है, ठीक, तो यूनिट एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस निकली इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अभी इसमें भी वेक्टर फॉर्म भी आएगा। तो यूनिट एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस निकल रही है दैट इज कॉल्ड माय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब फ्लक्स डेंसिटी इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये गॉस का डेफिनेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लेकर के। बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर जैसे जैसे ये दूर होता चला जाएगा, ठीक है, एक टाइम आएगा ये बहुत दूर हो जाएगा, ठीक है, बहुत दूर हो जाएगा, आप इसके एरिया में एक इलेक्ट्रॉन को ले आइए, एक इलेक्ट्रॉन को ले आइए। सर बहुत दूर जाने पे इनके बीच में तो काफी ज्यादा गैप आ जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में रहेगा कहीं, तो क्या इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो पास ही नहीं कर रहे इसके थ्रू। आपने कहा फाइनाइट है, अगर इनफाइनाइट होती तो बहुत सारी लाइंस पास हो रही होती, तो कोई ना कोई लाइन तो क्रॉस कर रहा होता अगर इनफाइनाइट होता तो। बट जस्ट बिकॉज कि अब ये फाइनाइट है, तो क्या सर इसके ऊपर से एक भी इलेक्ट्रॉन पास नहीं करेगा, मतलब एक भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगी? इसका क्या आंसर हो सकता है? आप लोग मुझे सोच के जरूर बताइएगा कमेंट में कि क्या होगा इस सिचुएशन में। मैं आप लोगों से ये आंसर इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको सोचे कि यहां पे ऐसा क्या हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, अगर आप लोगों को नहीं पता चल रहा तो आप लोग कमेंट में जरूर इसको लिखिएगा कि आप लोग में से कितने लोगों को ये समझ में आ गया था, बट और किसी को पता था कि यहाँ पे ऐसा क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, सॉरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसे फोर्स लगेगा अगर दो फील्ड लाइंस काफी ज्यादा एक दूसरे से दूर है। तो एटॉमिक मॉडल आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री में किया होगा, तो जो मॉडल था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से कि आपके पास एक न्यूक्लियस है
और न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से नहीं होता, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो क्लाउड के फॉर्म में होता है, क्लाउड के फॉर्म में होता है। आपको एक्चुअली पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली है किस जगह पे। वो एट एनी गिवन मोमेंट कहीं पे भी हो सकता है, मल्टीपल प्लेसेस पे हो सकता है, ठीक है, हमें नहीं पता। हम तो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है कि एक जगह पे उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग दैट इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई, तो वहां पे तो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर ही रहा है, और जैसे जैसे दूर आगे पीछे होता जा रहा है तो वहां पे भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, हमें नहीं पता, ठीक है। सिमिलरली जब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें, इनफैक्ट उससे भी ज्यादा नीचे लेप्टॉन्स और मेसॉन्स और बोसॉन्स की बात करें, ठीक है, तो वहां जाकर के ये पार्टिकल जो होता है ना वो क्लाउड फॉर्म करता है। वो एक जगह पे ऐसे डिस्टिंक्टली नहीं दिखते, मतलब है तो इतने ही लाइंस, बट ये लाइंस बहुत फास्ट एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे हैं, बहुत फास्ट एक्सचेंज हो रहे हैं। मतलब एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम ये 20, जैसे ये इलेक्ट्रॉन एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम हर जगह पे प्रेजेंट है, वैसे ही ये फाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक गिवन मोमेंट पे हर जगह पे प्रेजेंट है। वो इतने फास्ट एक्सचेंज हो रहे हैं फील्ड लाइंस, जिसकी वजह से एक मोमेंट पे इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। फाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, बट वो इतना ज्यादा स्विच कर रहा है अपना पोजीशन कि वो एक ही मोमेंट में मल्टीपल प्लेसेस में है, ठीक है। दैट्स द कंसेप्ट। तो ये रहा फ्लक्स क्या होता है उसकी कहानी। अब आते हैं द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड फ्लक्स के बीच का रिलेशन पे। तो देखिए, फ्लक्स इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, सपोज करो आपके पास ना कुछ इस तरह से फील्ड लाइंस है, और आपने एक छोटा सा एरिया काट लिया कुछ इस तरह से। तो वो कह रहा है, डेफिनेशन समझना, वो कह रहा है वो सारे फ्लक्स जो परपेंडिकुलर एरिया से निकलेंगे और परपेंडिकुलर मतलब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस तरह से देखो, अब इसकी जो भी इंटेंसिटी है, जो भी इसकी इंटेंसिटी है, वो एरिया को ऐसे करने से और एरिया को ऐसे करने से बदल तो नहीं जाएगी डेंसिटी। तो डेंसिटी विल बी कांस्टेंट ओनली इफ दिस एरिया इज परपेंडिकुलर टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं मेटाफर यूज करता हूं, जैसे एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है, मैंने कहा बताओ यहां से इस लाइन की डिस्टेंस क्या है, तो आप ये नहीं कह सकते ना कि दिस इज द डिस्टेंस, नो। क्या आप ये कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस है? नहीं, ये डिस्टेंस है, नहीं। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कहा जाएगा। सिमिलरली ये जो नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही हैं, नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है मतलब जो फ्लक्स पास हो रहा है, दिस नंबर ऑफ लाइंस डिवाइडेड बाय दिस परपेंडिकुलर एरिया, डिवाइडेड बाय दिस परपेंडिकुलर एरिया इज कॉल्ड माय फ्लक्स। कोई दूसरा एरिया नहीं काम करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूं कि ये रहा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और किसी ने गलती से आपके पास इस तरह से एक एरिया बना के छोड़ दिया, ए वेक्टर ए, तो देखो इसका एरिया वेक्टर है ये ए आउटवर्ड्स और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है लाइक दिस। तो इस एरिया के ना दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक ये कंपोनेंट ऑफ एरिया और एक ये कंपोनेंट ऑफ एरिया, ठीक है। तो हमें इस कंपोनेंट ऑफ एरिया से मतलब है, और ये कंपोनेंट ऑफ एरिया कैसे निकलेगा? देखो, अगर ये मेरा एरिया वेक्टर है तो ये एक वेक्टर हो गया और ये एक वेक्टर हो गया, ठीक है। तो लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का एंगल है थीटा, तो ये जो कंपोनेंट है दैट इज ए कॉस थीटा
और ये कंपोनेंट है a sin थीटा। तो हमें तो सिर्फ इस एरिया से मतलब था, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू फ्लक्स बाय a cos थीटा। तो वी कैन राइट E a cos थीटा इक्वल्स टू फ्लक्स फाई। तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बाय ए वेक्टर। ठीक है, तो फ्लक्स लिख लिया हम लोगों ने E वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि अगर आपके पास इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है तो अलग अलग सरफेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, और फिर उसके बाद हम एक्चुअल गॉस लॉ के बारे में समझेंगे। अभी हम लोग गॉस लॉ के अंदर एंटर नहीं किया, अभी हम लोगों ने सिर्फ फ्लक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, फ्लक्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में आप लोग एक बार सॉलिड एंगल के वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, बिकॉज सॉलिड एंगल का कंसेप्ट फिर से इसमें इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं सॉलिड एंगल और इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सॉरी नॉट सॉलिड एंगल बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से वेरियस प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो थैंक यू, और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।